हेलो कायनातीस। आज से पूरे 30 साल पहले 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली दफ़ा एक सैयारा दरियाफ्त किया था जो किसी और सितारे के गिर्द घूम रहा था। आज 5,800 यानी कि 5,800 से भी ज़्यादा सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं। इन सैयारों को, जिनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, किस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट करते हैं और उनके बारे में हमें क्या पता है। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। अक्सर आपको ये YouTube के ऊपर या वैसे वीडियोस मिलते हैं जो कहते हैं कि यार साइंस जो है वो फ्रॉड है, या साइंस काम नहीं करती, या साइंस जो है वो आपको मिसलीड करती है। अक्सर ये जो है इसका ताल्लुक जो है वो क्लिक्स के भी होता है। ये प्रोवोकेटिव चीज़ है क्योंकि हमें पता है कि साइंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम भी करती है। लेकिन जो मेरा एम्फेसिस है वो ये है कि आप फोकस करें जो क्यूरियोसिटी है, जो जुस्तजू है कि चीज़ों को किस तरह से काम करती हैं और हमें अपनी कायनात के सिलसिले में कैसे पता चलता है। और उसके लिए मेरा ख्याल है ये जो तलाश है सैयारों की, प्लैनेट्स की, दूसरे सितारों के गिर्द, ये एक ज़बरदस्त मिसाल है। और दूसरे सितारों को ऐसे भी छोड़ दें, अगर हम अपने निज़ाम शमसिया, हम अपने सोलर सिस्टम की भी बात करें तो आज से कुछ सौ साल पहले हमें पता नहीं था कि यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो मौजूद हैं। बल्कि ये जो यूरेनस की डिस्कवरी है वो 1781 में हुई, यानी कि 18th सेंचुरी में। नेपच्यून की डिस्कवरी जो है वो 19th सेंचुरी में हुई, 1846 में। और प्लूटो, यार मेरा ख्याल है कि वो अभी भी सैयारा है, और प्लूटो जो है वो 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था 1930 में। और ये तमाम डिस्कवरीज जो हैं वो टेलीस्कोप्स के ज़रिए हुई थी, क्योंकि नेकेड आई, बग़ैर किसी टेलीस्कोप के वो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र नहीं आ सकते। अब कोई इंसान तो वहाँ तक नहीं पहुँचा कि ये क्या वाकई यूरेनस या नेपच्यून या प्लूटो वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि कैलकुलेशंस के ज़रिए, ग्रेविटी के ज़रिए हमें पता है कि तलाश भी हमें उसी तरह से हुए। और फिर जो मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट गई, जिस तरह वॉयेजर स्पेस क्राफ्ट जो है वो गई थी यूरेनस और नेपच्यून के पास, और वहाँ से तस्वीरें भी उसने भेजी। और ये जो न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट थी वो प्लूटो के पास से होती भी गई। तो ये एक अमेजिंग कॉन्फर्मेशन है कि जिस तरह से हम चीज़ों का पता लगाते हैं और फिर उसकी जो फॉलो अप डिस्कवरीज होती हैं वो ना सिर्फ उन चीज़ों की तस्वीरें भी हमें देती हैं, बल्कि वो कंफर्म करती हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें उनके बारे में पता है, और चैलेंज भी करती हैं कि मिसाल के तौर पे प्लूटो या उसका जो चांद है शैरन वो कैसे बना, या नेपच्यून के फीचर्स जो हैं वो हमें क्यों ऐसे नज़र आते हैं, या यूरेनस के जो रिंग्स हैं वो कैसे बने। लेकिन अब हमें ये पता है कि दूसरे सितारों के गिर्द भी सैयारे मौजूद हैं, और उसकी डिस्कवरी की कहानी भी ज़बरदस्त है। अब ये जो सवाल है कि क्या और सितारों के गिर्द सैयारे मौजूद हैं या नहीं, ये कई हज़ारों साल से इंसान सोचते आए हैं। आसमान पर सितारे नज़र आते हैं, क्या वो हमारे सूरज जैसे हैं, और अगर हमारे सूरज जैसे हैं तो क्या वहाँ पर सैयारे मौजूद हैं या नहीं। लेकिन ख्याल ये था कि ज़मीन जो है वो बहुत ही स्पेशल है और यूनिक है, और अब से कुछ सौ साल पहले तक भी ख्याल ये था कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ये पता चला कि ज़मीन जो है वो सिर्फ एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द भी तीसरे नंबर के ऊपर है, तो उसका ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं या बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं।
تو اس کا مطلب یہ ہے اگر زمین خاص نہیں، اگر ہمارا نظام شمسی، ہمارا سولر سسٹم خاص نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جب ہم ستارے دیکھتے ہیں ان کے گرد بھی سیارے موجود ہوں گے۔ تو سائنس کے حساب سے یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سیارے ہونے تو چاہیے، لیکن 1995 تک ہم نے سیارے دریافت نہیں کیے تھے جو دوسرے ستاروں کے گرد ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاروں کو دوسرے ستاروں کے گرد جو ہیں ان کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، خاص طور سے ایک تو یہ ہے کہ جو ستارے ہیں وہ بہت دور ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے سب سے قریبی ستارے کی بھی بات کریں جو سینٹوری سسٹم ہے، اس میں جو پروکسیما سینٹوری ہے وہ سب سے قریبی ستارہ ہے، وہ بھی 4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے تقریباً، یعنی اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں۔ اور بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ میں بھی وہ جو ستارہ ہے وہ صرف ہمیں پوائنٹ جیسا نظر آتا ہے۔ اب سیارے جو ہیں وہ تو ستاروں کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی زیادہ دھیمے ہوتے ہیں یا ڈم ہوتے ہیں، تو سیاروں کو تلاش کرنا اس حساب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ تو بہت برائٹ ہیں، ان کے بالکل قریب ایک دھیمی سی چیز ہے، اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہوں کسی کرکٹ سٹیڈیم پہ اور ساتھ میں آپ کسی جگنو کو تلاش کر رہے ہوں، اب جگنو کی روشنی تو ہے، اگر آپ اندھیرے میں ہوں گے تو آپ کو جگنو تھوڑا بہت نظر آ جائے گا، لیکن اگر آپ ایک فلڈ لائٹ کے ساتھ ہوں گے تو بیچارے جگنو کی روشنی کو تلاش کرنا، جگنو کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ جو سیارے ہیں وہ دھیمے ہوتے ہیں اور اس کے برابر میں بڑا سارا برائٹ قسم کا ستارہ ہوتا ہے، تو سیاروں کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو اگر ان سیاروں کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے تو پھر وہ کیسے دریافت ہوئے؟ دراصل یہ کمال ہے سٹارز کی آبزرویشن کا۔ مطلب یہ ہے کہ اسٹرانومرز نے ستاروں کا بیہیویئر دیکھا۔ اب اس میں سے جو بہت اہم ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ پہلے کچھ سیارے دریافت ہوئے، اس کو کہتے ہیں ریڈیل ویلوسٹی یا وابل میتھڈ۔ اب اس میں مین چیز یہ ہے، اگر آپ یہ سیارہ سمجھیں اور اگر میں ستارہ ہوں، تو دراصل یہ جو سیارہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا امپیکٹ ستارے کے اوپر ہوتا ہے اور ستارہ بھی تھوڑا سا موو کرتا ہے۔ تو آپ سیارے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ ستارے کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کی موشن کا کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت آپ یہ ایک اسکیمیٹک دیکھ رہے ہیں جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سیارہ اور ستارہ یعنی کہ پلانٹ اور سٹار جو ہیں وہ سینٹر آف میس، سسٹم کا جو سینٹر ہے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب آبویسلی سیارے کا میس تو بہت تھوڑا سا ہے ستارے کے مقابلے میں، تو وہ اس کا تو موومنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جو سٹار ہے وہ بھی تھوڑا سا موو کرتا ہے۔ تو اگر آپ سیارے یا پلانٹ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ سٹار کو آبزرو کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو جو اس کا تھوڑا سا ہلنا ہے، یہ جو وابل ہے، آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹرانومی کے حساب سے اس میتھڈ میں جب یہ سٹار، ریممبر آپ کو سیارہ یا پلانٹ جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کو صرف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سٹار ہے وہ کبھی آپ کی طرف آتا ہے تو اس کو بلو شفٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی روشنی جو ہے وہ ہلکی سی بلو شفٹ ہوتی ہے، یا وہ آپ سے دور جاتا ہے تو وہ ہلکی سی ریڈ شفٹ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ڈاپلر شفٹ سے ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو زیادہ فکر نہ کریں، ورنہ آپ کو انٹر یا ہائی اسکول کے بعد کی جو فزکس ہے آپ کو اس میں اس کا ذکر ضرور سنا ہوگا کہ ڈاپلر شفٹ لائٹ کی اور ساؤنڈ کی ہوتی ہے۔ تو اسٹرانومرز نے
इस तरीके से सबसे शुरू में सैयारे दरियाफ्त करना शुरू किए थे कि वो सिर्फ सितारों की मूवमेंट, ये जो वॉबल है, वो उसको डिटेक्ट कर रहे थे। तो आज से 30 साल पहले 1995 में पहली दफ़ा एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सैयारा दरियाफ्त किया था इस मेथड से, जो कि एक नॉर्मल सितारे के गिर्द घूम रहा था। उसका नाम है 51 पैगेसाई और इस सैयारे का नाम था 51 पैगेसाई बी, ये छोटा बी। ये एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो जब सैयारे दरियाफ्त करते हैं, जो पहला सैयारा दरियाफ्त होता है उसको डेजिग्नेट करते हैं छोटा बी से, और फिर छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, ये प्लैनेट्स की डेजिग्नेशन होती है। अब मैंने ज़रा मोहतात होकर ये कहा कि पहला सैयारा जो एक नॉर्मल सितारे के गिर्द दरियाफ्त हुआ था, दरअसल उससे कुछ साल पहले एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ किस्म के कुछ सैयारे दरियाफ्त हुए थे, जो कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स या पल्सार्स होते हैं उनके गिर्द। वो बहुत ही अनोखी सी दरियाफ्त थी। वो नॉर्मल सितारे नहीं थे, बल्कि वो डेड स्टार्स थे। उनका दरियाफ्त करने का तरीका भी फ़र्क था। उनके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा, लेकिन वो कुछ 2-3 ही या कुछ सैयारे जो हैं वो उस मेथड से दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन हमारे लिए जो दिलचस्पी की बात है वो ये है कि इस किस्म के सैयारे जो हमारे सूरज जैसे या नॉर्मल जो जिंदा सितारों को कहते हैं, जिनके अंदर फ्यूजन हो रही होती है, उनके गिर्द सैयारे दरियाफ्त कैसे हुआ। अब ये जो 51 पैगेसाई बी है, ये एक हैरत अंगेज चीज़ थी। मुझे अभी तक याद है कि मैं उस वक्त ग्रेजुएट स्कूल में था और ये ख़बर हमने सुनी, ये कॉन्फ्रेंस में थे बल्कि, कि ये सैयारा जो है वो दरियाफ्त हुआ है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे पता करने की कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। एक्सपेक्टेड तो था कि प्लैनेट, सैयारे जो हैं वो दूसरे सितारों के गिर्द हैं, लेकिन उसका सबूत कहाँ है। तो जब हमें पता चला और उन्होंने ये बताया कि ये एक बड़ा सारा सैयारा है, यानी कि जुपिटर के मैस जैसा। अब ज़मीन जो है वो जुपिटर से बहुत छोटी है। हमारे जो निज़ाम शमसी में जो बाहर के सैयारे हैं उनको गैस जायंट्स कहते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है या यूरेनस, नेपच्यून। तो पता चला कि ये एक बड़ा सारा प्लैनेट है जुपिटर जैसा, मगर उसका जो ऑर्बिट है वो सिर्फ 4 दिन लगाता है सूरज के गिर्द घूमने में, अपने सूरज के गिर्द। ये हमारे लिए ज़रा हैरत अंगेज चीज़ थी। बल्कि जब पहली दफ़ा, मुझे अभी तक याद है कि जब पहली दफ़ा हमने ये बात सुनी, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, तो ख्याल ये हुआ कि इनका मतलब है 4 साल, कि 4 साल लगते हैं उसको ऑर्बिट करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 4 दिन। यानी कि ये जो सैयारा है 51 पैगेसाई बी है तो वो जुपिटर जितना, और वो अपने सूरज के बहुत ही करीब ऑर्बिट कर रहा है। ये जो हमारा सैयारा है मर्क्यूरी, उसको भी 88 डेज या 88 दिन या 88 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में। इस सैयारे को 51 पैगेसाई बी को 4 दिन। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ थी, ये बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ थी, और ये पहली दफ़ा था कि इसको एस्ट्रोनॉमर्स अब जो कहते हैं कि हॉट जुपिटर, वो दरियाफ्त हुआ। अब इस किस्म के सैयारे ये बहुत करीब हैं अपने सूरज के, तो उनका जो टेम्परेचर है उनके सरफेस के ऊपर वो तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, यानी कि ये काफ़ी गर्म है। और अब हमें ये पता है कि आज तक जो हैं 300 से 500 इस किस्म के हॉट जुपिटर्स जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। यानी कि हमारे अपने निज़ाम शमसी में इस किस्म का कोई सैयारा मौजूद नहीं, लेकिन कायनात में इस किस्म के काफ़ी सारे सैयारे मौजूद होते हैं। और हमारे पास कोई आसान तरीका नहीं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कि इस किस्म के जो हॉट जुपिटर्स हैं वो कैसे बने। एक और मैं गपशप करूंगा, कायनाती गपशप, जिसमें सारा फोकस ही इन हॉट जुपिटर्स की तरफ होगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहता चलूं कि सबसे शुरू के जो सैयारे हैं वो ज़्यादातर ये हॉट जुपिटर्स थे,
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو میتھڈ بتایا وابل میتھڈ، وہ کام کرتا ہے جو سیارے کا امپیکٹ ہے سورج کے، اس کے ستارے کے اوپر. تو اگر چھوٹا سا ستارہ ہو، جیسے سیارہ ہو جیسے زمین ہے، اس کا ستارے کے اوپر زیادہ امپیکٹ نہیں، اس کی گریوٹی جو ہے وہ ستارے کو زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی. بڑا سیارہ جیسے جوپیٹر ہو، اس کی گریوٹی جو ہے وہ ستارے کو زیادہ موو کرتی ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم تو صرف ستارے کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر سیارہ جو ہے اگر بڑا ہو اور وہ اس ستارے کے قریب ہو تو جو ستارہ ہے اس کی موومنٹ زیادہ ہوگی. تو ایک لحاظ سے یہ سلیکشن کی بھی چیز تھی، کیونکہ شروع کے زیادہ تر جو سیارے اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیے 1990s میں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایسے تھے کہ بڑے جوپیٹر سائز کے اور اپنے سورج کے قریب. تو یہ سلیکشن کی بات تھی کہ یہ جو میتھڈ ہے وہ زیادہ سینسیٹیو تھا بڑے سے سیاروں کو دریافت کرنے میں جو اپنے سورج کے قریب ہوں. اور ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ سیارہ جو ہے وہ دور ہے تو اس کی جو موومنٹ ہے وہ آپ سے ذرا کم ہوگی، اگر وہ قریب ہے تو آپ کی جو موومنٹ ہے اس کی وہ ایک دوسرے کے اوپر اس کا زیادہ اثر پڑے گا. اب تقریباً 1000 سیارے جو ہیں یا ایکزو پلانٹس ان کو کہتے ہیں، وہ اس وابل میتھڈ یا ریڈیل ویلوسٹی میتھڈ سے ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں. اور یہ بڑا مشکل طریقہ ہوتا ہے. یہ جو وابل کی بات ہو رہی ہے یہ بہت ہی سلائٹ سی وابل ہوتی ہے، تو اس میں کافی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی. یہ جو روشنی کی تبدیلی ہے وہ بہت ہلکی سی ہے، وہ کسی اور وجہ سے تو نہیں ہو رہی، کیا وہ سیارے کی وجہ سے ہی ہے؟ تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اس کو کنفرم کرنے میں بھی کافی اسٹرانومرز جو ہیں وہ کافی زور لگاتے ہیں کہ غلطی نہ ہو. لیکن جو زیادہ پاپولر میتھڈ ہے ایک لحاظ سے، یا جو سب سے زیادہ کامیاب میتھڈ ہے، وہ ٹرانزٹ میتھڈ ہے یا ایکلپسنگ میتھڈ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر سیارہ جو ہے وہ اس اورینٹیشن کے اوپر ہو کہ وہ ستارے کے آگے سے گزرے. اگین آپ کو صرف ستارہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب سیارہ اس کے آگے سے گزرے گا تو ستارے کی روشنی میں ہلکی سی ڈپ آئے گی. اس میں یہ جو میتھڈ ہے یہ بہت ہی کامیاب میتھڈ ہے، اور آج 4000 سے زیادہ سیارے یا جو ایکزو پلانٹس ہیں وہ اس ٹرانزٹ میتھڈ سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اور یہ جو کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ تھی جس نے زیادہ تر یہ سیارے دریافت کیے، وہ ڈیزائن ہی اسپیسیفکلی اس قسم کے ایکلپسنگ سیارے یا ٹرانزٹ میتھڈ کے سیارے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن میں پہلے ذرا ایک سائنس کی بھی بات کرتا چلوں کہ یہ جو شروع میں وابل میتھڈ سے سیارے دریافت ہوئے، سوال یہ تھا کہ کیا وہ واقعی سیارہ ہے یا نہیں، یا یہ جو ڈیٹیکشن ہوئی ہے وابل کی وہ شاید کسی اور وجہ سے ہو رہی ہو. تو اس کو آپ کس طرح سے آپ چیک کریں گے؟ ٹرانزٹ میتھڈ سے. تو اس میں سے یہ جو ایک شروع کا ایک ایکزو پلانٹ تھا HD 209458b، اگین چھوٹا b، یہ ون آف دی ارلیسٹ یہ ہاٹ جوپیٹر تھا. یہ وابل میتھڈ سے دریافت ہوا تھا اور اس کی اورینٹیشن ایسی تھی کہ اس کے بعد یہ کنفرم کیا گیا ٹرانزٹ میتھڈ سے. اور اس کی جو پراپرٹیز تھی وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو وابل میتھڈ سے پریڈکٹ ہوئی تھیں، ان پراپرٹیز کا ہمیں پتا چلا کہ ٹرانزٹ میتھڈ سے وہ کس طرح سے اس کی وہی پراپرٹیز موجود ہیں. اور آج بلکہ یہ جو سیارہ ہے HD 209458b، اس کے گرد ایٹماسفیئر بھی دریافت ہو چکا ہے. بلکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے ستارے کے کافی قریب ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے بلکہ وہ اس میں سے ایویپوریٹ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا زبردست قسم کا سٹار سسٹم ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں ذرا دوبارہ سے ٹرانزٹ میتھڈ کی بات کروں، ایکلپسنگ میتھڈ کی، کہ یہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس وقت آپ ایک سکیمیٹک ایک اینیمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو صرف سیارہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو صرف ستارہ نظر آ رہا ہے. اور سیارہ جو ہے وہ ابھی اس کے ستارے کے آگے سے گزرے گا. اب یہ جو گراف ہے وہ ستارے کی روشنی کا
बता रहा है कि उसकी रोशनी कैसे है और वो किस तरह से डिप होती है, यानी कि ये जो आपका वाई एक्सेस है वो ब्राइटनेस है और एक्स एक्सेस जो है एक लिहाज से वो टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि जब सैयारा उस सितारे के आगे से गुजरा तो आपको सितारे की रोशनी में डिप नजर आई। अब ये जो मेथड है, ये पहली बात तो ये है कि ये और सैयारों को भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है अगर वो उसी स्टार सिस्टम में हो। ये अब आप एक और एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें दो सैयारे मौजूद हैं उस सितारे के गिर्द। तो यहां पर आप देखते हैं कि पहले एक डिप आई और फिर दूसरी डिप आई उसमें। अब अगर आप इसमें जरा गौर से देखें तो आपको इन दोनों डिप्स में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है और वो आपको फौरन से ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सैयारे जो हैं जो उसके आगे से गुजरे उनका रिलेटिव साइज क्या है। तो एक लिहाज से ये जो ट्रांजिट मेथड है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि वो आपको सैयारों का साइज बताता है और अगर आप उसको खाली ऑब्जर्व कर सकें कि दोबारा से सैयारा जब उस सितारे के आगे से गुजरेगा तो आपको यह भी बता सकता है कि कितना टाइम लगता है उस सैयारे को ऑर्बिट करने में या उसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है साइज की और ऑर्बिटल पीरियड की, ये आपको फिर उस सिस्टम के बारे में आपको काफी कुछ बताती है और उस सैयारे की प्रॉपर्टीज में। ये जो वॉबल मेथड है वो एक लिहाज से आपको बताता है पोटेंशियली एक लोअर लिमिट उस सैयारे के मास की। आपको ओरिएंटेशन का पता करना जरूरी होता है, मास को या मादे को एग्जैक्टली डिटेक्ट करना। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन हो, वॉबल मेथड की भी और ये क्लिप्सिंग मेथड की, तो आप मास भी एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि क्लिप्सिंग मेथड के लिए अगर कोई डिटेक्ट हो रहा है तो आपकी ओरिएंटेशन जो है वो एज ऑन है। अब आप में से कुछ कायनातीस जो हैं वो कह रहे होंगे एक मिनट, तो ये जो क्लिप्सिंग मेथड है और वॉबल मेथड भी, लेकिन खास तौर से जो क्लिप्सिंग मेथड है ये तो सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब आपकी ओरिएंटेशन जिस स्टार सिस्टम को आप देख रहे हैं वो एज ऑन हो। अगर वो एज ऑन नहीं तो वो सैयारा जो है वो सितारे के गिर्द नहीं उसके आगे से गुजरेगा और हमें वो डिप नजर नहीं आएगी। इसका यह मतलब नहीं कि उन सितारों के गिर्द सैयारे मौजूद नहीं, खाली ये है कि हम उन सैयारों को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो वॉबल मेथड है वो भी इत्तेफाक की बात है कि वो काफी हद तक एज ऑन सिस्टम्स में काम करता है क्योंकि सितारे का जो वॉबल है वो आगे या पीछे हो, लेकिन अगर वो फेस ऑन सिस्टम है हमें वो वॉबल नजर नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम कहते हैं कि इस वक्त 5800 सैयारे अगर दरियाफ्त हुए हैं तो पहली बात तो ये है कि ये तमाम सैयारे जो हैं वो रिलेटिवली हमसे करीब हैं और ये वो सैयारे हैं, ज्यादातर थोड़ा सा इसमें फर्क है, जो कि रिलेटिवली एज ऑन सिस्टम्स हैं। जो इक्लिप्सिंग सिस्टम्स हैं वो तो डेफिनेटली एज ऑन सिस्टम्स हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ये एस्टिमेट लगा सकते हैं क्योंकि जो स्टार सिस्टम्स हैं कायनात में या हमारी कहकशां गैलेक्सी में वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि अगर ट्रांजिट मेथड या एज ऑन हमें इतने हजार सिस्टम मिले तो हम कितने हजारों सैयारों को मिस कर रहे हैं। और ये आप सब लोगों का जो सबसे फेवरेट एक्सोप्लैनेट सिस्टम है ट्रपीस्ट-1, वो इसी ट्रांजिट मेथड या क्लिप्सिंग मेथड से दरियाफ्त हुआ। और इसमें मैं एक और चीज़ भी कहता चलूँ कि ये जो क्लिप्सिंग मेथड है उसके ज़रिए आप छोटे सैयारे जो हैं वो आप उनको भी दरियाफ्त कर सकते हैं, जबकि वॉबल मेथड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है बड़े सैयारों के सिलसिले में। अब एक दो मेथड्स में और मैं बताता चलूँ क्विकली। एक तो डायरेक्ट इमेजिंग है, ये बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर कोई सैयारा है उसके बराबर में बड़ा सारा ब्राइट सितारा, तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करें। तो एस्ट्रोनॉमर्स एक यूज़ करते हैं कि कोरोनोग्राफ, या आप उसको सितारे की रोशनी को ब्लॉक करते हैं ताकि आप
या टेलीस्कोप के ऊपर, ताकि आप तलाश कर सकें कि उसके गिर्द जो है वो हमें सैयारा नज़र आ जाए। ये काफ़ी मुश्किल है और इसमें कुछ जो है वो रिलेटिवली यंग किस्म के सैयारे, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं, थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो नज़र आ सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट इमेजिंग से सैयारे जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तकरीबन 80 के करीब, 80 के करीब इस किस्म के सैयारे दरियाफ्त हुए हैं। और अगेन कॉन्फर्मेशन मेथड कि वो सैयारे जो वॉबल या क्लिप्सिंग मेथड से दरियाफ्त हुए थे, उनमें से कुछ जो हैं वो डायरेक्टली इमेज भी हो चुके हैं। अगेन कंफर्म करते हैं कि वाकई ये एक्सो प्लैनेट्स जो हैं वो सही रियल हैं। और एक और मेथड मैं बताता चलूँ बड़े ब्रीफली, इसके बारे में कभी फिर डिटेल में बात करेंगे, और वो माइक्रो लेंसिंग कहलाता है। ये एक ऐसा मेथड है कि इसका जिक्र और जगहों पर भी किया है कि जो ग्रेविटी है वो एक लिहाज से किसी भी सैयारे की हो या प्लैनेट की हो, वो स्पेस टाइम को थोड़ा सा बेंड करती है। तो अगर कोई और सितारा आप देख रहे हैं दूर, और हमारे बीच में, हमारे डिस्टेंस में ज़मीन में और उस सितारे की जो रोशनी आ रही है उसके बीच में अगर कोई सैयारा हो या सितारा हमारे बीच में गिरे, तो उसकी जो बेंडिंग है स्पेस टाइम, वो दूर वाले सितारे की रोशनी को इम्पैक्ट करेगी और उसके ज़रिए भी आप सैयारे दरियाफ्त कर सकते हैं। बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम रोग सितारे और या रोग प्लैनेट्स, यानी कि ऐसे प्लैनेट्स भी जो किसी सितारे के गिर्द नहीं, उनको भी एस्ट्रोनॉमर्स दरियाफ्त कर सकते हैं। ओवरऑल इस माइक्रो लेंसिंग मेथड के ज़रिए तकरीबन 200 सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं। तो ये अमेजिंग चीज़ है कि आज से 30 साल पहले 1995 में पहली दफ़ा एक्सोप्लैनेट जो हैं वो दरियाफ्त होना शुरू हुए थे। आज 5000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स का हमें पता है। ये बेइंतहा तेज़ी से हमें इन चीज़ों का पता चला है। आप सोच सकते हैं कि हमारे अपने निज़ाम शमसी में 8 या मेरे हिसाब से 9 सैयारे मौजूद हैं, लेकिन अब हमें सैयारों का क्या पता है 5000 से भी ज़्यादा। लेकिन इनके बारे में हमें क्या पता है? तो इन 5000 में से एक लिहाज से हमें यह पता है कि तकरीबन 30%, 30% जो हैं वो गैस जायंट्स हैं, जैसे जुपिटर या सैटर्न जैसे हैं। और उसमें से कुछ जो हैं, कुछ 100 जो हैं वो हॉट जुपिटर्स हैं। मतलब ये है कि ये बड़े सैयारे हैं जो अपने सूरज के बहुत करीब। इसी तरह से हमें पता है कि तकरीबन 35% या 35% जो हैं वो नेपच्यून जैसे हैं। मे बी वो आइस जायंट्स हों, जिनको हम नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून को हम उसी तरह से कहते हैं कि ज़्यादातर जो काफ़ी दूर हैं और ज़्यादातर उसमें जो है वो आइस जैसी चीज़ें मौजूद हैं। 31%, 31% जो हैं वो सुपर अर्थ्स हैं। अब सुपर अर्थ्स क्या हैं? सुपर अर्थ जो हैं वो ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा, 2 से 4 गुना ज़्यादा वो हो सकती हैं। इनको मिनी नेपच्यून भी कहते हैं या सुपर अर्थ्स। अब आप कहेंगे कि एक मिनट, हमारे अपने निज़ाम शमसी में कितनी सुपर अर्थ हैं या कौन सा सैयारा जो है वो सुपर अर्थ है? कोई भी नहीं। ये जो क्लास है सैयारों की सुपर अर्थ्स, वो सिर्फ हमें दूसरे प्लैनेट्स के, दूसरे सितारों के गिर्द मिली है। हमारे अपने निज़ाम शमसी में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। इसकी क्या इम्प्लिकेशन है पता नहीं। इसके बारे में वहां पर एटमॉस्फेयर है या नहीं पता नहीं। वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रॉकी जैसे है या गैसेस उसमें हैं या बर्फ़ के हैं पता नहीं। ये जो सुपर अर्थ है ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इनके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं। और अभी तक 4%, 4% जो सैयारे हैं वो छोटे रॉकी या टेरेस्ट्रियल हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि हमारी कायनात में इस किस्म के सैयारे बहुत कम हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी डिटेक्शन टेक्निक है, ये जो वॉपल मेथड या ट्रांजिट मेथड्स, वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं थोड़े से बड़े किस्म के सितारों की तरफ, सैयारों की तरफ, और जिनके ऑर्बिट जो हैं वो थोड़े कम होते हैं उनको डिटेक्ट करने के सिलसिले में। लेकिन इस वक्त तक हमारे पास तकरीबन 4% हैं जो रॉकी या छोटे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और ऑब्वियसली
یہ ہمارے لیے دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ وہ اس قسم کے راکی ٹیریسٹریل پلانٹ جو زمین جیسے ہیں غالباً وہاں پر چانسز زیادہ ہوں گے۔ لیکن 5000 سے زیادہ ایگزو پلانٹس، اور وہ بے انتہا حیرت انگیز ہیں۔ ہمیں اپنے نظام شمسی کے سیاروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یورینس، نیپچون، جوپیٹر، سیٹرن کے اوپر حیرت انگیز چیزیں ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ 5000 سے بھی زیادہ ایگزو پلانٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کتنی حیرت انگیز ہوں گی۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ابھی خبر آئی ریسنٹلی کہ ایک ہاٹ جوپیٹر ہے، ایک ایگزو پلانٹ ہے جس کا نام ہے واسپ 127b، اگین چھوٹا بی، کیونکہ یہ پہلا سیارہ تھا جو اس ستارے کے گرد تلاش کیا۔ یہ تقریباً ہم سے 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہوائیں ہیں یہ واسپ 127b کے اوپر، وہ 130,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، آپ کی جو گاڑی ہے آپ سوچ سکتے ہیں 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے چلتی ہے۔ یہاں پر اس سیارے کے اوپر جو ہوائیں ہیں وہ 130,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے پاورفل ہریکین ہوتے ہیں جو کیٹیگری 5 ہریکین ہیں، اس سے بھی وہ 130 گنا زیادہ پاورفل اس کے اوپر ہوائیں ہیں، اور یہ صرف ایک سیارہ ہے واسپ 127b۔ تو جانے سے پہلے میں واپس سے آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ کیسے کچھ 100 سال پہلے تک ہمارا خیال تھا کہ ہماری زمین جو ہے وہ پوری کائنات کے سینٹر میں ہے، ہم بالکل یونیک ہیں، مگر آج ہمیں پتہ ہے کہ خالی ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے، جو خالی ہماری گیلیکسی ہے، اس میں ہی کئی ٹریلین پلانٹس غالباً سیارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ابھی یہ جو ہم نے تقریباً 6000 سیارے یا ایگزو پلانٹس جو دریافت کیے ہیں، وہ تو صرف ہمارے کافی قریبی علاقے میں تقریباً 1000 لائٹ ایئرز کے ریڈیس کے اندر ہیں۔ ابھی تو خالی ہم نے یہ دریافتیں شروع کی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آلریڈی کتنے حیرت انگیز دنیائیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اور کتنی اور کس قسم کی یہ دنیائیں ہم دریافت کریں گے۔